नमस्कार। स्वागत है आपका एनके क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। हमने ये जाना था कि वो सूक्ष्म जीव जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि किससे हम देख सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को? बिल्कुल सही, हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप की सहायता से। यहाँ आप देख पा रहे हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में एक अलग से आपको वीडियो बना दिया जाएगा, प्लीज आप उसे देखें। तो इसी माइक्रोस्कोप की सहायता से हम सूक्ष्म जीव को देखते हैं। ये माइक्रोस्कोप में स्टेज है जहां पर आप अपनी स्लाइड को रखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव हैं, उनको हम डिवाइड कर सकते हैं। कितने भाग्स में हम डिवाइड किया था हमने इनको? वैसे टोटल 4 हैं, लेकिन वायरस को अलग से रखा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के लिए हमने देखा था कि सबसे सिंपल है, यूनिसेल्यूलर है और इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल है जैसे लैक्टोबैसिलस जो कि मिल्क में होता है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस जो कि इंटेस्टाइन में रहता है और हमारे फूड डाइजेशन में हमें हेल्प करता है। इसी तरह से ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे विब्रियो, जिससे कि हैजा यानी कि कॉलेरा हो जाता है। फिर हमने देखा था प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ यूनिसेल्यूलर होते हैं और इनमें भी एनिमल सेल्स की तरह कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये रिप्रोडक्शन होता है, इनमें डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन सब कुछ होता है। इसके एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना भी हमने डिस्कस किया था। देन फंगाई जिसे हम कहते हैं कवक, एग्जाम्पल है ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्परजिलस। और जो ये फंगाई हैं, ये कैसे सरवाइव करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट, ये डे डिकेइंग मटेरियल पर सर्वाइव करते हैं। फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स कौन होते हैं? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, इसीलिए अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं। फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है इनमें, इसीलिए ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। और जो फंगाई है, ये किस पे सरवाइव कर रहे हैं? डे डिकेइंग मटेरियल। जो एनिमल अगर सड़ रहा है, कोई प्लांट है, वो अगर सड़गल रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर, उन पे ये सरवाइव करते हैं। और फिर हमने बात की थी एल्गी। एल्गी ये भी बहुत ही सिंपल है, यूनिसेल्यूलर हो सकते हैं, मल्टी सेल्यूलर हो सकते हैं, लेकिन इनके अंदर रूट्स या लीव्स जैसे स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। एग्जाम्पल थे स्पाइरोगाइरा, साइनोबैक्टीरिया और क्लोएमाइडोमोनास भी इसके अंदर आता है। एल्गी का जो स्टडी है वो फाइकोलॉजी कहलाता है। अब चूंकि एल्गी के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। और फिर आते हैं वायरस। वायरस वाइरियोइड्स एंड प्रायंस भी कहते हैं। और इनमें ये होता है कि जैसा हमने डिस्कस किया था कि जो वायरस हैं, ये जब होस्ट सेल से बाहर है तो ये इनएक्टिव होते हैं, लेकिन जैसे ही किसी होस्ट सेल के अंदर ये एंटर करते हैं, अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। रेप्लिकेशन क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है अपने ही जैसा रूप बनाना, अपनी ही रेप्लिका बनाना, प्रतिकृति बनाना। तो मान लीजिए कि कोई एक वायरस है, एक वायरस से 2 वायरस बन गए, 2 से 4, 4 से 8। सिंगल कोई वायरस है, सिंगल से डबल हुआ, डबल से फिर 4 हो गया, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। इस तरीके से ये बढ़ते ही चले जाते हैं और हर वायरस बिल्कुल एक दूसरे का रेप्लिका होता है, सेम दिखाई देते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करेंगे वो बैक्टीरिया जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं। देखिए, फ्रेंड्स क्या करते हैं? हमारी मदद करते हैं और हम भी उनकी मदद करते हैं। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी मदद करते हैं, जो हमारे लिए यूजफुल हैं,
उनका हम अभी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनका हम घर में उपयोग करते हैं। फर्स्ट है कर्ड। तो जैसा कि आप जानते हैं, दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया प्रमुख है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। तो दही में कौन सा बैक्टीरिया है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है? दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। इडली व भटूरे बनाने में दही का उपयोग किया जाता है ताकि वे मुलायम और स्पंजी बने। तो सबसे पहले हमने देखा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसमें भी हम देख रहे हैं बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या कर रहा है कि मिल्क को कन्वर्ट कर रहा है कर्ड के अंदर, दूध को दही में कन्वर्ट कर रहा है। और ये जो दही है ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। देखिए, हम दही अभी गर्मी में लस्सी भी बना के पीते हैं, छाछ बना के पीते हैं, इससे हमारा डाइजेशन अच्छा होता है। और दही को कई सारी रेसिपीज में भी यूज करते हैं, इडली और भटूरे में यूज कर रहे हैं। क्या क्या होगा? मुलायम और सॉफ्ट बनेगी। सेकंड है ब्रेड, पेस्ट्री, केक बनाने में। तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यीस्ट। यीस्ट क्या है? एक फंगाई है, कवक है। अब यीस्ट क्या करता है? बहुत ही तीव्रता से रिप्रोडक्शन करते हैं और श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। इसी आधार पर ब्रेड, केक और पेस्ट्री बनाए जाते हैं। तो यीस्ट एक फंगाई है, बहुत ही रैपिडली रिप्रोडक्शन करता है। और रिप्रोडक्शन करता है, साथ ही में क्या होगा? रेस्पिरेशन भी करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को छोड़ेगा। अब क्या होगा कि आपने देखा होगा कि अगर आपके मम्मा घर पे केक, ब्रेड बना रहे हैं तो थोड़ा यीस्ट डाल के उसमें थोड़ा शुगर ऐड करके वो कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, 2-3 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। और जब बाद में अगर आप देखेंगे तो उसका जो वॉल्यूम है वो एकदम बड़ा दिखाई देता है। पहले आप डो देखेंगे छोटा दिखता है, लेकिन जब बाद में थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे तो क्या होगा? यीस्ट क्या करेगा? मैदे का वॉल्यूम बढ़ा देगा। तो होता यह है कि इसके अंदर जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है वो इसी के अंदर ट्रैप हो जाती है। और इसीलिए जब आप उसको बेक करते हैं, ब्रेड को बेक करते हैं, तो उसमें आपको देखिए दिखाई देते हैं, ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, पोर पोर दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे। ये इसीलिए दिखाई दे रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है? इसमें ट्रैप हो जाती है। नेक्स्ट इसका यूज है पनीर बनाने में। पनीर भी दूध को फाड़कर ही बनाया जाता है। विशेष सूक्ष्म जीव की क्रिया द्वारा ही पनीर की गुणवत्ता और विशेषताएं निर्धारित होती है। जैसे कि कॉटेज चीज को बनाने में यूज करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस नामक बैक्टीरिया को यूज करते हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि होम में क्या क्या उपयोग कर रहे हैं। दही बना रहे हैं, ब्रेड, केक, पेस्ट्री बनाने में यूज कर रहे हैं, पनीर बनाने में यूज कर रहे हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कमर्शियल लेवल पर यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर क्या यूज किया जाता है, कैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव हमें फायदा पहुंचाते हैं। सूक्ष्म जीवों का बड़े स्तर पर उपयोग अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में किया जाता है। यानी कि बड़े पैमाने पर अगर अल्कोहल और बनाना है, वाइन बना रहे हैं, एसिटिक एसिड बना रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं। अब होता क्या है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं? शुगर को कन्वर्ट कर देते हैं अल्कोहल के अंदर। जैसा कि आप देखिए, ये शुगर है और यीस्ट क्या करता है? इस शुगर को कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोडक्शन भी होता है। तो वो प्रोसेस जिसके द्वारा शर्करा यानी कि शुगर को अल्कोहल में रूपांतरित किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, फर्मेंटेशन कहलाती है। और इस फर्मेंटेशन की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने की थी। कब की थी? 1857 में। लुईस पास्चर ने 1857 में फर्मेंटेशन की खोज की थी।
और जैसे कि जो है, चावल है, फ्रूट्स हैं जैसे कि ग्रेप्स है, तो क्या होता है कि इनके जो जूस के अंदर नेचुरल शुगर होती है और इन नेचुरल शुगर को यीस्ट क्या करता है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। जो चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। तो इस स्लाइड में हमने देखा कि सूक्ष्म जीवों का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कमर्शियल लेवल पर हम क्या यूज कर रहे हैं, अल्कोहल बनाने में यूज कर रहे हैं, वाइन बनाने में यूज कर रहे हैं, एसिटिक एसिड के प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं, और वो प्रोसेस जिसमें शुगर को कन्वर्ट किया जाता है अल्कोहल के अंदर, वो प्रोसेस कहलाता है किण्वन या फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की खोज किसने की, फर्मेंटेशन की खोज की लुईस पास्चर ने। कब की, 1857 में। सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। अब हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या उपयोग है, मेडिसिनल वैल्यूज क्या हैं। तो सबसे पहले देखिए एंटीबायोटिक्स बनाने में। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हार्मफुल भी होते हैं और यूजफुल भी होते हैं। हमने देखा कि कैसे घर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए हेल्पफुल हैं। हमने देखा कि कर्ड बनाने में हेल्प हो रहा है, चीज बना रहे हैं, ब्रेड केक में यूज हो रहा है, कमर्शियल लेवल पर हम यूज कर रहे हैं। लेकिन ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं जो हमें बीमार कर देते हैं। जब ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो हमें इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है और फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें बीमार कर रहे हैं उनको नष्ट करने के लिए, उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए जिन मेडिसिन का हम उपयोग करते हैं वो कहलाती है एंटीबायोटिक्स। और एग्जाम्पल है इनके स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। ये जो मेडिसिन है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, इनको किससे तैयार किया जाता है, कवक और जीवाणु यानी कि फंगस और बैक्टीरिया से इनको तैयार करते हैं। और नॉर्मली यही मेडिसिन एज एंटीबायोटिक यूज की जाती हैं। अब पेनिसिलिन अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एक फंगस है, एक कवक है। तो ये आप देख रहे हैं डायग्राम में, देखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अपनी लेबोरेटरी में इसको ग्रो कराया और इससे एंटीबायोटिक्स को रेडी किया, तैयार किया। तो सबसे पहली जो प्रतिजैविक औषधि एंटीबायोटिक मेडिसिन थी वो थी पेनिसिलिन, और इसे रेडी किया था, तैयार किया, बनाया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब बनाया था, 1929 में। अब हम बात करेंगे वैक्सीन के बारे में। अभी हमने डिस्कस किया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम क्या कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं। अब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके वैक्सीन भी बनाते हैं। क्या होता है वैक्सीन, टीका या वैक्सीन जीवों के शरीर का उपयोग करके बनाया गया द्रव्य है जिसके प्रयोग से शरीर की किसी रोग विशेष से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। आप जी जैसे देख पा रहे हैं ये एक वैक्सीन है, लिक्विड फॉर्म में है, और ये वैक्सीन किसके लिए है, मीजल मम्स रूबेला का एक कंबाइंड वैक्सीन है। क्या यूज है इस वैक्सीन का, कि अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो इसकी वजह से उससे लड़ने में हमें हमारी क्षमता बढ़ जाती है, कैपेसिटी बढ़ जाती है। देखिए अभी हाल ही में जैसे कि हुआ है बॉर्डर पर इंडिया और चाइना का डिस्प्यूट हो गया है, तो हमारी जो सुरक्षा पंक्ति, हमारे फौजी वहां पर तैनात है हमारे देश की रक्षा करने के लिए। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, कोई वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारी बॉडी से एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं, और साथ ही क्या करती हैं कि उनके अंदर ये हमारे सेल्स में मेमोरी भी रहती है कि अगर दोबारा एक बार अगर हम उनको नष्ट कर दिया, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नष्ट हो गए, लेकिन फिर कभी इन फ्यूचर दोबारा अगर वो अटैक करेंगे तो क्या करेंगे, ये एंटीबॉडीज वापस उनको डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो कुछ ऐसा ही होता है यहाँ पर। देखिए जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। कब, जब कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो
हमें बीमार कर सकता है, जिसका हमें इन्फेक्शन हो सकता है, जो हमारे लिए हार्मफुल है। जैसे ही वो बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारी बॉडी प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्म जीव यदि हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करे तो उससे किस तरीके से लड़ा जाए। बॉडी के अंदर ये भी क्या होगा कि अगर दोबारा से अगर एक बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट कर दिया, लेकिन इन फ्यूचर दोबारा अगर वो अटैक करता है बॉडी पर, तो हमारी बॉडी में ये ध्यान रहता है उनको कि कैसे उनसे हमें लड़ना है। अब होता क्या है वैक्सीन के अंदर, वैक्सीन में मृत या दुर्बल सूक्ष्म जीव होते हैं, जिन्हें जब स्वस्थ शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देती है। अब देखिए वैक्सीन में क्या किया जाता है कि हो सकता है कि वैक्सीन के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ऐसी स्ट्रेन तैयार की हुई हो, या तो वो डेड हो या फिर वो वीक हो। तो ऐसी वैक्सीन जिसमें कि डेड या फिर वीक स्ट्रेन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो जब उसे हमारी बॉडी के अंदर एंटर कराएंगे तो क्या होगा, या तो वो डेड है या फिर वो वीक होने की वजह से हमारे इम्यूनिटी सिस्टम पर उनका ऐसा हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करेगा, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर देगा। और जब इन फ्यूचर अगर कोई ऐसा रोग कारक सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि स्ट्रॉन्ग है या हमें बीमार कर सकता है, जब वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है कि हमारी बॉडी में ये पता है कि अगर नेक्स्ट फिर वो आक्रमण करेगा तो हमें कैसे अपना बचाव करना है। तो एक बार अगर ये डेड या वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एज अ वैक्सीन हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया, तो नेक्स्ट टाइम जब कोई एक्चुअल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक होगा तो हमारी बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगी और उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देगी, नष्ट कर देगी। ये प्रतिरक्षी हमारे शरीर में हमेशा के लिए बने रहते हैं और हमारे शरीर की इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता सदा के लिए उस रोग कारक सूक्ष्म जीव के लिए बढ़ जाती है। एक बार अगर एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हो गया किसी वायरस, बैक्टीरिया या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट, तो हमेशा ये एंटीबॉडीज उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए हमारी बॉडी में ही रहेगी और हमारी इम्यूनिटी हमेशा के लिए उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट बढ़ी हुई रहेगी। वे बीमारियां जिन्हें टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन द्वारा रोका जा सकता है वे हैं पोलियो, कॉलेरा, टिटनस, रेबीज, टीबी, स्मॉलपॉक्स, मीजल्स, डिफ्थीरिया एंड पर्टुसिस। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि राइजोपियम, ये क्या करता है कि मिट्टी की जो फर्टाइल कैपेसिटी है, उर्वरता है, उसको बढ़ाता है। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। कुछ जीवाणु राइजोबियम और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं और मिट्टी में नाइट्रोजन का कल्चर यानी कि संवर्धन करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि हो जाती है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं इस डायग्राम के अंदर, ये एक लेग्यूमिनस प्लांट है और इस लेग्यूमिनस प्लांट्स की देखिए ये रूट्स के अंदर ये नोड्यूल्स बने हुए हैं, ये लार्ज में आप देख सकते हैं अच्छे से। इन नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है और ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि प्लांट्स इसको इजीली ले पाते हैं। बैक्टीरिया क्या करेगा, नाइट्रोजन गैस को फिक्स करेगा किसमें, नाइट्रोजन कंपाउंड के अंदर, और इस तरीके से जो मिट्टी को में नाइट्रोजन की अगर कमी हो गई है उसकी पूर्ति हो जाएगी और प्लांट्स की अच्छे से ग्रोथ हो सकती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट का प्योरिफिकेशन करते हैं। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। पर्यावरण का शुद्धिकरण। सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। इन्हें डिकम्पोजर कहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, डिकम्पोजर
an organism that break down dead organism to get energy। तो एग्जाम्पल जैसे देख रही है, बैक्टीरिया है, ये मशरूम है ना, जो कि फंगस में आती है, वर्म्स है जैसे कि केंचुआ है, ये सब डीकम्पोजर के एग्जाम्पल हैं। अब ये क्या करते हैं कि कोई अगर मृत जैविक अपशिष्ट है, कोई डेड डिकाइंग मैटर है, उसको क्या करेंगे, सरल पदार्थों में, सिंपल सब्सटेंस में ये कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसे सूक्ष्म जीव जो किसी मृत जैविक अवशिष्ट को यानी कि ऑर्गेनिक मैटर को उनके सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, वो कहलाते हैं डीकम्पोजर। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, फंगस, वर्म्स। यह पदार्थ अन्य जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग में ले लिए जाते हैं। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीव का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। अब क्या उपयोग है सूक्ष्म जीव का? और सूक्ष्म जीव का उपयोग चमड़े की टैनिंग, सीवेज डिस्पोजल, फूड प्रोसेसिंग, हार्मोन्स और एंजाइम्स में भी किया जाता है। हमने डिस्कस किया था अभी कि सूक्ष्म जीव जो हमारे फ्रेंड्स हैं, वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे फ्रेंड्स हैं, वो हमें किस तरीके से लाभ पहुंचा रहे हैं। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि घर में हेल्प कर रहे हैं, कर्ड बन रहा है, ब्रेड केक, पेस्ट्री बन रही है, उसमें हेल्प कर रहे हैं। कमर्शियल लेवल पर हम यूज कर रहे हैं, अल्कोहल बना रहे हैं, वाइन बना रहे हैं, एंटीबायोटिक बन रही है, वैक्सीन्स बन रहे हैं, सॉइल की फर्टिलिटी बनाने में मदद कर रहे हैं, पर्यावरण का शुद्धिकरण करने में मदद कर रहे हैं। तो कई सारे यूज हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। लेकिन अब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो हमारे फ्रेंड नहीं होते हैं, एनिमी होते हैं। तो कौन होते हैं वो? आइए हम डिस्कस करते हैं। मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेयजल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें बीमार कर देते हैं, जिनसे हमें इन्फेक्शन हो जाता है, हमारी बॉडी के अंदर कैसे एंटर कर रहे हैं? रेस्पिरेशन यानी कि नाक के थ्रू। पेयजल, अगर हम कोई पानी पी रहे हैं, वो गंदा है, साफ नहीं है, उससे हमारी बॉडी में जा सकते हैं। भोजन के द्वारा, हम कोई भी खाना खा रहे हैं, अगर वो खाना खराब है, सड़ गया है, या खाने में अगर कोई बैक्टीरिया डेवलप हो गया है, तो इस तरीके से ये बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। संक्रमित व्यक्ति या जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि आप पानी भी सही पी रहे हो, खाना भी आप बहुत अच्छे से साफ अच्छे तरीके से बनाया हुआ खा रहे हो, लेकिन अगर किसी और को बीमारी है, अगर कोई और इन्फेक्टेड है, अगर आप उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए तो आप भी बीमार हो सकते हैं। जैसा कि हाल इन दिनों में कोरोना काफी चल रहा है, बार बार मास्क लगाने को कहा जाता है। जो लोग नहीं लगाते हैं, तो आप देख रहे हैं कि फैमिली में पूरी की पूरी फैमिली इन्फेक्टेड हो रही है। इवन वो जिनसे मिल रहे हैं वो भी इन्फेक्शन उनको भी हो रहा है। तो इस तरीके से ये भी हो सकता है कि डायरेक्टली किसी इन्फेक्टेड पर्सन या एनिमल के अगर आप कांटेक्ट में आते हैं तो भी इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग यानी कि कम्युनिकेबल डिसीज कहलाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। क्या होता है कम्युनिकेबल डिसीज? कि अगर सूक्ष्म जीवों से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाला कोई भी डिसीज या रोग जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन को हो रहा है, और कैसे हो रहा है? एयर के थ्रू हो रहा है। यहाँ आप देखिए डायग्राम में कि ये एक पर्सन इन्फेक्टेड है, ये एक इन्फेक्टेड पर्सन है, और जब इसने छींका, इसको छींक आई, तो क्या हुआ? बैक्टीरिया जो है या वायरस है वो आ गए एयर के अंदर। अब ये एक हेल्दी पर्सन है, तो ये जो बैक्टीरिया या वायरस क्या करेंगे? ये इस हेल्दी पर्सन के अंदर भी जा सकते हैं और इसको भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी डिसीज जो पहुंचती है एक संक्रमित या इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन के अंदर, कैसे?
एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, या फिर खाने के थ्रू, या फिर आपस में अगर किसी ने हैंडशेक किया, एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो भी ट्रांसमिट हो सकते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ऐसी डिसीज कहलाती है कम्युनिकेबल डिसीज। एग्जाम्पल है हैजा, सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, और अभी जो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो रहा है वो भी कम्युनिकेबल डिसीज है। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों वायरस भी वायु में आ जाते हैं, जो कि फिर श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अगर किसी ने छींका, किसी को जुकाम है, तो ड्रॉपलेट्स होती हैं काफी, हमें तो दिखता नहीं ना, हमें तो छोटी ड्रॉप्स दिख रही हैं काफी, तो उनमें क्या होगा कि बहुत सारे वायरस होंगे और वो एयर में चले जाएंगे और फिर किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंटर कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे भी कीट हैं, इंसेक्ट्स हैं, ऐसे एनिमल्स हैं जो सूक्ष्म जीव के रोग वाहक का काम करते हैं। कौन है? जैसे कि घरेलू मक्खी, घरों में मक्खियां होती है, वो खाने पे बैठती हैं, और यही मक्खियां क्या करती हैं कि कोई वेस्ट प्रोडक्ट है वहां पर भी बैठती है, गंदगी पर भी बैठती है। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर जब ये किसी वेस्ट प्रोडक्ट पर बैठी है, वहां से फिर अगर घर के अंदर आकर खाने पे बैठ गई, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफर कर देगी, और हम ऐसा खाना अगर हमने खाया जो ढका हुआ नहीं है, जिस पर मक्खियां बैठी हैं, तो ये जो डिसीज हमें भी हो सकती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं। मक्खी जब कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है तो रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणुओं का स्थानांतरण संभव है। अब एक होता है मादा एनोफिलीज मच्छर। मादा एनोफिलीज मच्छर क्या करता है? ये है प्लाज्मोडियम का वाहक। देखिए प्लाज्मोडियम क्या होता है? एक प्रोटोजोआ है और ये मलेरिया का परजीवी है। प्लाज्मोडियम से क्या होता है? मलेरिया होता है, और इसको कैरी कौन करता है? ओनली फीमेल एनोफिलीज मच्छर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्लाज्मोडियम है मलेरिया परजीवी, मलेरिया का पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, और ये प्लाज्मोडियम को कैरी सिर्फ मादा एनोफिलीज मच्छर, फीमेल एनोफिलीज मच्छर ही करती है। इसी तरीके से एक और डिसीज होती है डेंगू, और डेंगू के वायरस को कौन कैरी करता है? मादा एडीज मच्छर। डेंगू के वायरस को कैरी करती है मादा एडीज मच्छर। अब हमें इन्फेक्शन ना हो तो उनसे बचने के लिए ये जो इन्फेक्शियस डिसीज है उनसे हम कैसे बच सकते हैं, क्या सावधानियां हमको रखनी चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं, आप देखिए ये बच्चा क्या कर रहा है, इसको छींक आ रही है, इसने अपनी नोज को कवर कर लिया। तो छींकते समय मुंह और नाक को रुमाल से ढकना चाहिए। खाद्य सामग्री को ढककर रखना चाहिए एवं बिना ढका भोजन नहीं खाना चाहिए। कोई भी खाने की चीज है उसको हमेशा कवर करके रखिए। अगर कोई भी अनकवर्ड फूड आइटम है उसको बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना है। अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ और शुष्क रखकर ही हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं, अतः हमें पानी को कहीं भी जैसे कि कूलर, टायर एवं फूलदानों में इकट्ठा नहीं रहने देना चाहिए। कि देखिए जो मॉस्किटोज है, मच्छर के लार्वा पानी में ही होते हैं, तो कहीं भी अगर आपको लग रहा है कि पानी इकट्ठा हो रहा है, कहाँ कहाँ, जैसे कि कूलर है, कोई टायर पड़ा हुआ है, बारिश हो गई, ऐसे खुला पड़ा है, उसके अंदर पानी इकट्ठा हो गया, या फिर पौधों को अगर आपने पानी दिया, ह्यूमिडिटी है, उसका वेपरेशन नहीं हुआ, पानी वहां पर भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो इन सब जगह संभावना हो जाती है कि मच्छर बढ़ सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है। मच्छरदानी एवं मच्छर भगाने वाली क्रीम का उपयोग करना चाहिए। हमें साफ पानी पीना चाहिए और समय समय पर टीकाकरण यानी कि वैक्सीनाइजेशन कराना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ डिसीज हैं इस चार्ट के अंदर, आप ध्यान से देखिए, आप चाहे तो स्क्रीन को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। इस कॉलम में डिसीज है, इस कॉलम में वो सूक्ष्म जीव जो इन डिसीज को फैलाते हैं या इन डिसीज के कारक बनते हैं वो हैं
और किस मोड से ये ट्रांसमिट होते हैं और कैसे हम उनसे बचें, ये सारा इस चार्ट के अंदर है। अब जैसा कि आप देखिए, क्षय रोग यानी कि ट्यूबरक्लोसिस होता है बैक्टीरिया जीवाणु से। ट्रांसमिशन कैसे होता है? वायु से, एयर से। और बचाव के उपाय क्या है? ये कॉमन बचाव के उपाय हैं। रोगी व्यक्ति को अन्य से अलग रखना चाहिए, रोगी की वस्तुएं अलग रखनी चाहिए, उचित समय पर टीकाकरण यानी कि वैक्सीनाइजेशन कराना चाहिए। ऐसे ही देखिए, खसरा है वायरस से होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वायु, चिकन पॉक्स वायरल डिसीज है, ये वायु से भी हो सकता है, डायरेक्ट कांटेक्ट से हो सकता है। पोलियो भी वायरस डिसीज है और वायु और जल से ट्रांसमिट हो सकता है। हैजा बैक्टीरिया से होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है जल, भोजन। टाइफाइड भी बैक्टीरिया से होता है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वाटर, जल। क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत स्वच्छता को अपनाना चाहिए, अच्छे से पका हुआ भोजन, उबला पानी पीना चाहिए, वैक्सीनाइजेशन कराना चाहिए। हेपेटाइटिस ए, इसका कारण कौन है? वायरस और मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, जैसे कि हमने भी डिस्कस किया था। प्लाज्मोडियम से होता है, कौन फैलाता है इसको? मच्छर फैलाता है। क्या करना चाहिए? मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए, मच्छर भगाने वाले रसायन का उपयोग करना चाहिए, कीटनाशक का छिड़काव, मच्छर के रिप्रोडक्शन को रोकने के लिए पानी को कहीं भी कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है? ऐसे पूछा जा सकता है कि ट्यूबरक्लोसिस किसकी वजह से होता है, या ऐसे डिसीज के नाम बताओ जो बैक्टीरिया से हो रहे हैं, ऐसी डिसीज बताओ जो वायरस से हो रही है। या आपको डिसीज दी जा सकती है और आपको ये पता लगाना होगा कि ये वायरल है या बैक्टीरियल है। तो आप इस चार्ट को नोट डाउन कर लें। इस चार्ट में आप देख पा रहे हैं, पहले हमने देखा जो चार्ट था उसमें था कि वो डिसीज जो ह्यूमंस को हो रही हैं। इसमें आप देखिए, आप नोट डाउन करें, जंतुओं में रोग कारक जीवाणु, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, जैसे कि एंथ्रेक्स। ये कौन फैलाता है? बैक्टीरिया, नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। और किसको प्रभावित करता है? एनिमल को करते हैं। एक होता है खुर एवं मुंह का रोग, वायरल है, ये भी एनिमल्स को है। स्वाइन फ्लू वायरल है और ये सुअर यानी कि पिग्स को होता है। बर्ड फ्लू, ये भी वायरल है और पक्षियों में होता है। इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव, यानी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स को इन्फेक्ट कर देते हैं, प्लांट्स में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे कि नींबू कैंकर बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है। संचरण का तरीका है वायु। गेहूं की रस्ट कवक यानी कि फंगस से होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन वायु एवं बीज। भिंडी की पीत वायरल है और ये फैलता है कीट से। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? हमने जाना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से हमारे लिए फायदेमंद है, कैसे वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, मनुष्य में कौन सी डिसीज हो रही है, प्लांट्स में कौन सी डिसीज हो रही है, एनिमल में कौन सी डिसीज हो रही है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम आपसे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फूड पॉइजनिंग के बारे में और नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।